नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएसआईआर नवंबर 2020 में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। और यह वीडियो जो बनाया गया है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस क्लब के स्टूडेंट्स के द्वारा एसोसिएशन में बनाया गया है। उन्होंने बताया इस तरह का सवाल आया है एग्जामिनेशन में और उसी का एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हम उस बेसिक बात को भी डिस्कस करेंगे जहाँ से कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और इससे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं और अपने आप को तैयार करके रख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट लिखिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। एनीवे, आइए हम लोग अब देखते हैं। तो जो सबसे पहला एक और सवाल जो पूछा गया था सीएसआईआर में स्पेसिएशन के बारे में, यह डेवलपमेंट बायोलॉजी का सवाल है और यह सवाल कंसिस्टेंट पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, या तो ऑटोनोमस स्पेसिएशन से या कंडीशनल स्पेसिएशन से। इस तरीके से आप फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा जाता है। तो इस बार जो सवाल था ऑटोनोमस स्पेसिएशन से था और जैसा आप जानते हैं कि ऑटोनोमस स्पेसिएशन को हम लोग मोज़िक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं और साथ साथ ये इनवर्टिब्रेट्स में काफी फ्रिक्वेंटली पाया जाता है। क्या कहता है ऑटोनोमस स्पेसिएशन? कहने का क्या मतलब क्या कि अगर ये ब्लास्टोमर्स है तो अपने ब्लास्टोमर्स में डिफरेंट सेल्स का ग्रुप है और ईच सेल क्या अपना फेट है और वो उसमें डेवलप होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क है ये सेल फ्लैजिलेटेड सेल में डेवलप होते हैं। अगर किसी तरीके से इस सेल को आप आइसोलेट कर लें तो देखेंगे कि इनका जो फेट है वही होता है जो ग्रुप में रहते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग ऑटोनोमस स्पेसिएशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर पर्टिकुलर ब्लास्टोमर से अगर एम्ब्रियो को अर्ली डेवलपमेंट में आप रिमूव कर लेते हैं तो जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमर्स हैं से प्रोड्यूस करेंगे सेम सेल एंड वुड बी क्या है, वुड बी मेड इफ देयर स्टिल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो के पार्ट भी रहेंगे तो वही बनेगा और अलग हम लोग उसको निकाल लेंगे तो वही बनेगा। इसको हम लोग ऑटोनोमस स्पेसिएशन कहते हैं और इसे सवाल पूछे गए थे। आइए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था। यह जो सवाल पूछा गया था मॉलिक्यूलर मार्कर पर पूछा गया था और यह कोई नया सवाल नहीं है। यह कंसिस्टेंट ये सवाल पूछे जाते हैं, इससे मॉलिक्यूलर मार्कर के सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल था? Which of the following markers used in the crop improvement indications and closely related species? मतलब मार्कर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं इस चीज को करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो पूछा गया था 2016 में, 16 या 14 में पूछा गया था और पूछा गया था कि टबैको डिजीज से होता है तो इस तरह से कैसे हम लोग उसको चेक करेंगे और इकोनॉमिकल भी होगा। और इस तरीके से देखें तो उसका मार्कर क्या जो जो आंसर होना चाहिए, प्रोबेबल आंसर एसएसआर होना चाहिए। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप इसके बारे में डिटेल समझना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर मार्कर डाल के आरएफपीडी, आरएफएलपी, एफएलपी और एसएनपी और जेके बायोलॉजी क्लास में देख सकते हैं और आपको एक बार देखना चाहिए और देखने के बाद आपको फील करना चाहिए कि रियली हम जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। इस वीडियो को इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि सीएसआईआर के बच्चे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर सके और बिल्कुल आपकी भाषा में है, सिंपल और सरल भाषा में। तो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग अब देखते हैं ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। यह सवाल भी ड्रोसोफिला एम्ब्रियो डेवलपमेंट से है और यह काफी सिंपल सवाल था। आइडिया क्या था कि आप पहले जानते कि एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बैकवर्ड एमआरएनए को डालने के बाद मान लीजिए कि क्या क्या स्थिति, अगर बैकवर्ड म्यूटेंट है और उसमें क्या डाला गया है, आपने डाला है एक एंटीरियर हेड पर बैकवर्ड को डाला है तो आप देखेंगे कि नॉर्मल हेड का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अगर यही बैकवर्ड को अगर आपने मिडिल में डाल दिया, जो बैकवर्ड म्यूटेंट है, तो आपका मिडिल में हेड का डेवलपमेंट होता है। ये वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है। अगर जनरली बैकवर्ड जो प्रेजेंट होते हैं मैसेंजर आरएनए मार्फोजीन्स है जो इंटीरियर इन पर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर पोस्टीरियर इन पर डालते हैं तो आपका इंटीरियर तो इंडोजीनियस तरीके से हो गया डेवलपमेंट हेड और दूसरा क्या है, आपने पोस्टीरियर इन पर डाला तो बैकवर्ड के प्रेजेंस के चलते वहां पर भी हेड का डेवलपमेंट हो गया।
तो ये काफी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था और इससे पूछा जाता है सवाल। तो सवाल क्या था, सिंपल, कि म्यूटेशन इन बैकवर्ड रिजल्ट। तो क्या होगा, अगर म्यूटेशन होगा तो हेड का डेवलपमेंट नहीं होगा और बैकवर्ड जो मैसेंजर आरएनए का ग्रेडियंट जो मौजूद रहता है एंटीरियर इन पर मौजूद रहता है और पोस्टीरियर की ओर घटते चले जाते हैं। और यह डेवलपमेंट से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस बात को बढ़िया से इसकी तैयारी कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं एक सवाल जो पूछा गया था, केल्विन साइकिल से सवाल पूछा गया था। जनरली से सवाल पहले भी पूछे गए हैं और सवाल का जो पैटर्न जनरली रहता है कि C3 से 4 साइकिल में क्या है, या एक दो बार ये भी सवाल पूछा गया था कि कितने अमाउंट ऑफ एटीपी इस तरह के बनते हैं। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया था, यह सवाल जो है अर्फैन के द्वारा जो बताया गया है और बताया कि विच फेज प्रोड्यूस लाइट रिएक्शन यूटिलाइज दैट एटीपी एंड एनएडीपी। तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन में आपका एटीपी और एनएडीपीएच बनता है और उसी एटीपी और एनएडीपीएच का केल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल में क्या किया जाता है, कार्बन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वही आपको बताना था कि विच फेज। तो ये जो प्रक्रिया है केल्विन साइकिल की 3 फेज में संपन्न होती है। पहला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा क्या होता है, रिडक्शन, और तीसरा क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो आप देख सकते हैं कि एटीपी और एनएडीपीएच का जो यूटिलाइज है रिडक्शन फेज में किया जाता है। वहां पर थ्री फास्फोग्लाइसरोट है, फास्फो थ्री फास्फेट में बनते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप पाएंगे, कहने का क्या मतलब क्या, कि एक और सवाल इसमें पूछा गया था कि केल्विन साइकिल में एक और एंजाइम है सेडोहेप्टोलूस 17 बाई बिसफास्फेट जो है एंजाइम कहाँ पर यूटिलाइज होता है। पता नहीं है, या तो मिक्सिंग का सवाल होगा, मैच करने का सवाल होगा, या सिंपल पूछा गया होगा बेसिकली। तो ये क्या है, रिजनरेशन स्टेप में, आरयूबीपी के रिजेशन स्टेप में एंजाइम क्या करता है, काम करता है। तो ये टॉपिक काफी कंसिस्टेंट और महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छी तरीके से फ्यूचर के लिए आप पढ़ लीजिए, आपके काम आने वाला है। अब देखिए एक जो सवाल आया था, काफी लोगों में कंफ्यूजन कर रहा था, लोग सही तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग एंड सिग्नल सीक्वेंस से। यह भी जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है और कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं। फ्रिक्वेंटली जो सवाल जो पूछे जाते थे, जैसे न्यूक्लियस में जो सिग्नलिंग है, जैसे न्यूक्लियस में जाने का ये सिग्नलिंग है, ठीक उसी तरीके से पेरोक्सिसोम्स में जाने का सिग्नलिंग है, ईआर में जाने का सिग्नलिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का सिग्नलिंग है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स डू नॉट रिक्वायर्ड सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस। तो ये जो देख रहे हैं सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस है, लेकिन किस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइसोजोम्स में जो प्रोटीन के सिग्नल सीक्वेंस होते हैं इस तरह से कैसे होते हैं। तो इस पर क्या होता है, मैनोज 6 फास्फेट के रिसेप्टर होते हैं। जो मैनोज 6 फास्फेट है वास्तव में क्या है, एमिनो एसिड नहीं है, वास्तव में क्या है, शुगर के रेसिड्यू हैं। तो जो प्रोटीन यहाँ पर जो आएंगे गोल्गी बॉडी से मॉडिफाई होके, तो लाइसोजोम्स में अगर वो जाते हैं तो बेसिकली मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है, शुगर का मॉडिफिकेशन हो रहा है, मैनोज 6 फास्फेट। तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर होना चाहिए जो लाइसोजोम्स होना चाहिए। और आपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, सिग्नल सीक्वेंस का नाम याद रखिए ब्रीफली रिमेंबर करके कि क्या क्या होता है। और आप इसका सिंगल कोडिंग भी याद करके रख सकते हैं, कभी कभी सिंगल कोडिंग करके दिया हुआ रहता है, तो इसको जानकारी रहना चाहिए, तो फ्यूचर में आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर आपने लाइसोजोम्स मारा होगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, एक जो सवाल था एनिमल बिहेवियर से था, क्या सवाल था, उसमें बताया गया था कि एग है और कॉकरोच का था, या पता नहीं एग्जैक्टली कि एग है कॉकरोच या कोयल का जो एग है। तो उसमें बताया गया कि किस तरह का जो बिहेवियर है इस तरह से। तो अब देखिए क्या है, 4 टर्म दिया गया था, हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, इनैट बिहेवियर और इम्प्रिंटिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हमको समझते हैं पहले कि क्या है ये। हैबिचुएशन क्या है, एक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो कि एनिमल्स लर्न करते हैं आफ्टर एक्सपोजर ऑफ स्टिमुलस और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कौवा है और फील्ड में खूब घूमता है। आजकल खेत में जो किसान लोग हैं इस तरह का मतलब डरावना मूर्ति बना के लगा देते हैं कि आदमी है। तो शुरू में तो जो
जो एनिमल्स हैं इनको डर लगता है कि ये तो आदमी पकड़ लेगा, लेकिन समय के साथ इस सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हैबिचुएशन। दूसरा क्या है, इनैट बिहेवियर जो कंट्रोल होता है जीन्स के द्वारा होता है और नेचुरली विदाउट लर्निंग और प्रैक्टिस। तो हमारे समझ से, जितनी मेरी समझ आ रही है इसमें, जो जितनी क्वेश्चन की स्पष्टता है, इनैट बिहेवियर ही होना चाहिए, क्योंकि जो एग्स है, एग्स में अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो भी जैसे निकलेंगे तो ये बिहेवियर होता है कि जीन्स के द्वारा कंट्रोल, उसको कुछ इधर कोई ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। इम्प्रिंटिंग क्या है कि जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो एक तरह का बिहेवियर है जो इनेबल करता है कि रिकॉग्नाइज करता है अपने मदर को, साथ साथ फ्रॉम द अदर एडल्ट ऑफ द स्पीसीज, जो सीखता है माँ के साथ रह के सीखता है कि कौन से फैमिली मेंबर्स है और किस तरीके से हमको बिहेव करना है ऑल टुगेदर। तो इस बिहेवियर को हम लोग इम्प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग, ये काफी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है, डॉग पर किया गया था कि अगर फूड उसको सामने रखते हैं तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में सलेवा आने लगता है। नॉर्मल अगर खाना आप रखते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है, सलेवा आने लगता है। ठीक उसी तरह से कंडीशनिंग मतलब इसको साथ किसी ट्रेनिंग के साथ एसोसिएट किया गया। तो क्या किया गया, क्या कि आपने घंटी बजाया और देखते हैं करेगा क्या उसमें सेलिब्रेशन नहीं होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ रख रहे हैं, बेल और फूड को साथ रख रहे हैं, घंटी भी रख रहे हैं और फूड को रख रहे हैं। तो क्या होगा, एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्या सेलिब्रेशन और उसकी एक ट्रेनिंग हो रही है। बाद में अगर क्या सिर्फ घंटी ही बजाएंगे तो क्या होगा, उस सिलेबा निकलने लगेगा कुत्ते से। तो इस तरीके से एनिमल बिहेवियर में जो आया है सवाल हमारे समझ से, कुको एक का जो आया है कि आपका देखेंगे कि इनेट बिहेवियर होना चाहिए। एनीवे, आपको अगर इसमें कोई कमेंट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपकी जानकारी होगी कुछ तो। एनीवे, एक सवाल आया था रेशमिक मिक्सचर के बारे में। यह काफी क्लासिकल सवाल है, डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सवाल क्या था, व्हेन वी मिक्स डी एमिनो एसिड एल एमिनो एसिड देन मिक्सचर रिजल्ट्स इन, तो मिक्सचर्स का क्या रिजल्ट होगा। तो इस तरह के जो चीज को हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर से जानते हैं। रेशमिक मिक्सचर वहां पर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंटीरोमर्स को ऑफ द चिरल मॉलिक्यूल को मिक्स करते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मतलब कि नो नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कोई नेट सिग्नल हमको ऑब्टेन नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है कि दो डिफरेंट वर्सन है, लेफ्ट और राइट वर्सन एंटीरोमर्स, तो क्या कर देते हैं उसको, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, जो कि इक्वल अमाउंट रहने से ऐसा होते हैं। और इस तरह के जो सवाल है अक्सर पूछे जाते हैं, रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। एक सवाल था, पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो होती है वो कहाँ पर और किस सब यूनिट के राइबोसोम्स में होती है। तो यहाँ पर सवाल में था टीआरएनए, 5एसआरएनए, 16एसआरएनए, 20एसआरएनए। तो आप जानते हैं कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम्स बाइंड होते हैं और राइबोसोम्स में 3 साइट होते हैं, ईपीए, और इस तरीके से आपका जो चार्ज एमिनो एसिड होता है वो ग्रोइंग पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए चला जाता है और इसका काम कौन करता है, पेप्टाइल ट्रांसफर। तो ये प्रक्रिया होने के लिए जो जो पेप्टाइल ट्रांसफर है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लार्जर सब यूनिट में होता है। लार्जर सब यूनिट में जो पेप्टाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी होती है जो 26 आरएनए में ये क्या होता है, मौजूद होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होना चाहिए सरल भाषा में कहें तो 23 एसआरएनए होना चाहिए। अगर आपने इसको बनाया होगा तो आपको इसको करेक्ट आंसर मिलना चाहिए। एनीवे, हम लोग आगे देखते हैं। एक सवाल था आरएनए स्प्लाइसिंग पर। सवाल अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या इसका बैकग्राउंड है कि आरएनए स्प्लाइसिंग से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स से सवाल पूछे जाते हैं। और इसके ऑप्शन थे U1, U2 और U4 और U5 था। तो जनरली स्प्लाइसिंग जो होता है न्यूक्लियोसोम से स्प्लाइसिंग होता है, न्यूक्लियस में स्प्लाइसिंग होता है, ये सेल्फ स्प्लाइसिंग से डिफरेंट है। और यहाँ पर यूएन कॉम्प्लेक्स और U2 इंट्रॉन को बाइंड करते हैं और बाइंड होने के बाद होता क्या है कि सबसे पहले आपका जो है U1 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिलीज होता है। कब, जब ये सारे कॉम्प्लेक्स U6 और U5 कॉम्प्लेक्स बाइंड होते हैं तो सबसे पहले ये U1 रिलीज होता है, फिर U4 रिलीज होता है और बाकी जो कॉम्प्लेक्स है U5, U2, U6
जो कॉम्प्लेक्स है स्प्लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स जो ऑल टुगेदर करके ये 3 कॉम्प्लेक्स बाहर निकलते हैं और ये क्या होता है लेरिएट लाइफ का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करते हैं। और क्या होता है दोनों जो इंट्रॉन है सॉरी एक्सॉन जो है आपस में जुड़ जाते हैं और इंट्रॉन का रिमूवल होता है। मैंने काफी ब्रीफ ओवरव्यू बोलने की कोशिश की है, आप इसको काफी डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख सकते हैं पास्ट में क्या क्या सवाल आया है आरएनए स्प्लाइसिंग से और स्प्लाइसोसोम मैकेनिज्म से। अब एक जो सवाल है प्लांट पैथोजन, यूजुअली सीएसआईआर में प्लांट पैथोजन से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन इस बार सवाल थोड़ा डिफरेंट था और उसमें क्या पूछा गया था कि किसका लार्जेस्ट जीनोम होगा। तो ये जो चार जो तब फंगल स्पीसीज थे फंगस के थे तो बताया गया था कि किसका लार्जेस्ट मतलब जीनोम साइज होगा। तो अगर आपने पक्सिनिया के बारे में लिखा होगा तो आपका ये सही आंसर होगा। और ये दो सवाल कंसिस्टेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि स्टिग्लो से क्या होता है और पक्सिनिया से क्या होता है। तो इससे क्या होता है लूज स्मट होता है, ध्यान रखना है लूज स्मट होता है। और दूसरा क्या है पक्सिनिया से क्या होता है लीफ रस्ट का डिजीज होता है और ये मोस्ट कॉमन रस्ट डिजीज है जो व्हीट में पाया जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को कि पक्सिनिया से क्या होता है रस्ट डिजीज होता है, वहां पर पत्ते क्या हो जाते हैं फंगस के इन्फेक्शन के चलते खराब हो जाते हैं और यहाँ पर जो फूड का जो पार्ट है वो जो काला काला पड़ने लगता है ये भी फंगल डिजीज है। लूज स्मट बार्ले भी में भी इस तरह का पाया जाता है। तो इस बात को क्या रखना है ध्यान रखना है फ्यूचर के लिए कि ये क्योंकि एग्जामिनेशन में पास्ट में ही पूछे जाते थे कि इससे क्या डिजीज होता है इससे क्या डिजीज होता है, पहली बार इस तरह का जीनोम साइज पर सवाल पूछा गया है। तो प्लांट पैथोजन भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको फ्यूचर के लिए अपने आप तैयारी कर सकते हैं कैसे प्लांट पैथोजन प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, ये भी से सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। एसआईआरएनए और माइक्रो आरएनए, कोई ऐसा साल नहीं जो इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। एसआईआरएनए और माइक्रो आरएनए सवाल क्या पूछा जाता है जनरली क्या है कि एसआईआरएनए माइक्रो आरएनए का क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्या रोल है, फंक्शन है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए माइक्रो आरएनए और रोल और फंक्शन, और ये आपके काफी काम आने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सरल भाषा में आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर किया गया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की बात करें तो माइक्रो आरएनए जो होते हैं एक्सोजीनियस होते हैं, सॉरी एसआईआरएनए जो होते हैं एक्सोजीनियस होते हैं बाहर से आते हैं और माइक्रो आरएनए क्या होते हैं इंडोजीनियस होते हैं मतलब सेल के अंदर से मौजूद होते हैं। साथ साथ ये करते क्या है कहने का क्या मतलब क्या कि दोनों जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं, दोनों जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं। जीन साइलेंसिंग मतलब कि उस मैसेंजर आने से प्रोटीन नहीं बनने देते हैं। और साथ साथ जिनका मोड ऑफ एक्शन क्या है एसआईआरएनए क्या है ये डिग्रीगेट करने का कोशिश करता है और जबकि ये क्या करता है कहने का क्या मतलब बाइंड करता है और क्या करता है इनहिबिट करता है। सम टाइम्स डिग्रीगेशन करता है अगर 100% कम्प्लीमेंट्री है तो, लेकिन ये क्या करता है इनहिबिट करता है। ये नॉन स्पेसिफिक तरीके से बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे तो जरूर एसआईआरएनए माइक्रो आरएनए का सवाल बनाया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको जानकारी है कि क्या क्वेश्चन इसे था तो। बट एनीवे आगे हम लोग देखते हैं। एक सवाल था फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, इससे भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से सवाल अक्सर पूछे जाते थे लेकिन इस बार काफी सवाल सिंपल था। क्या सवाल था कि मैक्सिमम फॉरेस्ट जो एरिया है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में है। तो अगर आपने मध्य प्रदेश आंसर लगाया होगा तो मेरे हिसाब से आपका ये आंसर क्या होना चाहिए सही होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कंटेन करता है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड को भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो तरीका है आज के समय में अपनाए जा रहे हैं, डिफरेंट तरह के जोन है क्या क्या बने, उस जोन का नाम याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि किस मतलब फॉरेस्ट में किस जगह पर क्या क्या स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जगह बनाया गया, आपको नाम याद करके रखना है। अगर आप याद करते रखते हैं तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। एक जो सवाल था कि आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन पर बेस्ड सवाल था और ये मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों में सवाल इस तरीके से आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन से था शायद। और इसमें पूछा गया था कि एक जो है पॉपुलेशन साइज अपने कैरिंग कैपेसिटी के अबाउट पहुंचने वाला रहता है तो इस तरह के स्पीसीज को हम लोग के सिलेक्शन बोलते हैं। और आर सिलेक्शन को जो स्पीसीज का जो नंबर है हमेशा घटते बढ़ते रहता है
क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं सपोर्ट करता तुरंत करते हैं। लेकिन के जैसे के स्पीसीज है वो अपने किसी भी परिस्थिति में कैरिंग कैपेसिटी से आगे इन जनरल नहीं बढ़ते। तो आपको इस अगर पॉइंट को समझते होंगे तो आप आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के सवाल को आपने किया होगा। काफी सिंपल सवाल था। एनीवे, यह जो फ्लोरल डायग्राम जो था मालवेसी फैमिली का था, आपको मिक्स मैच करना था कि कैसे क्या है। तो अगर आपको इसका डायग्राम याद होगा और इसके पोजीशन का क्या मतलब है तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो आपको बाहर वाला जो पोर्शन है एपिकैलेक्स और सिंक कार्पस और ये पीटल, ये जो अगर आपने इसको मैच किया होगा तो आप आसानी से इसको आपको नंबर मिल जाएंगे। ये बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए काफी सिंपल सवाल था। तो फैमिली मेंबर से भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं। एक जो सवाल था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, तो सवाल क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। तो गिवन सेट कंडीशन हमारे समझ से फाइब्रोनेक्टिन जो है आंसर हो सकता है। तीन तरह के क्लास हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन के। पहला जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल पे कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया भाई। और जो प्रोटीन है जो कहना इम्बेडेड होते हैं जैसे पेप्टियोग्लाइकेन, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन में फाइब्रोडक्टिन और लेमिनिन। तो बचा क्या, वेब्रोनेक्टिन। वेब्रोनेक्टिन क्या है, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रमोट करते हैं सेल एडेशन और स्प्रेडिंग, और कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। कुछ रिसेंट रिपोर्ट भी इस तरीके से है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी क्या है पाए जा रहे हैं। तो हो सकता है तो अगर मान लीजिए चारों जब प्रोटीन पाया जाता तो हो सकता है कि सवाल क्या हो, गलत हो। अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो सवाल का नंबर मिल सकता है। तो अगर आपने सवाल गलत किया होगा या जो भी हो तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा भी लिखा हो तो भाई तो सारे में तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है ही, विच नॉट जबकि पूछा था, तो ऐसा नहीं है। तो या तो आंसर ए होगा या तो फिर तो कंफ्यूजन में ये आंसर जाएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जेके बायोलॉजी क्लासेस को, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सके। अगर आप CSIR 100 लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436, जहां पर CSIR नेट लाइफ साइंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है। बिल्कुल आपके सरल भाषा में आप आसानी से बायोलॉजी को समझ सकते हैं, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।